चीन और अमेरिका की तिजारती जंग अब एक नए मैदान में दाखिल हो गई। नया मैदान है एआई, मसनूई ज़हानत। क्या ट्रंप चीन को एनवीडिया के जरिए ब्लैकमेल कर सकेंगे? क्या चीन अपनी एआई चिप्स बनाने में कामयाब हो जाएगा जो इतनी ताकतवर हों जितनी एनवीडिया की चिप्स? वो एनवीडिया जो अमेरिका में $500 बिलियन के 2 सुपर कंप्यूटर फैक्ट्रीज बनाने जा रहा है। जेनसेन हुआंग इस वक्त एक बहुत मुश्किल सूरत हाल में है। आज का दौर जो एआई का दौर है, इस पर राज कौन करेगा, अमेरिका या चीन? आइए देखते हैं आज के पॉडकास्ट में। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं ये कहूं कि आज का दौर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, दिस इज़ द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई ज़हानत का दौर है, तो ये बेजाना होगा। लेकिन इस मसनूई ज़हानत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो डेवलपमेंट हो रही है, लोग टूल्स बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं, चैटबॉट्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके प्रॉम्प्ट्स को तस्वीरों में बदल देते हैं, तस्वीरों को वीडियोस में बदल देते हैं, पॉडकास्ट बना देते हैं। बड़ी बड़ी अमेजिंग काम हो रहे हैं। लेकिन इस सब एआई के पीछे टेक्नोलॉजी कौन सी कार फरमा है? आखिर वो कौन सा दिल है, कौन सा दिमाग है जो इस मसनूई ज़हानत के पीछे छुपा हुआ है? वो कौन सी कंपनी है या कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस एआई को इस तरीके से काम करने के काबिल बनाती है? आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि इस तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे जो हार्डवेयर इस्तेमाल होता है वो 90% एक ही कंपनी बना रही है। और आज हम उसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो एआई या मसनूई ज़हानत के इनकलाब के पीछे उसकी एक बुनियादी क़ुव्वत है। मैं बात कर रहा हूँ एनवीडिया की, जो कि आज की दुनिया का जो एआई है उसका दिलो दिमाग समझा जाने वाला जीपीयू बनाती है। जीपीयू से मुराद ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है। जिस तरह एक नॉर्मल कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, उसी तरह एआई जिन सर्वर्स पर काम करती है उनके अंदर जीपीयूज, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे होते हैं। इस डिजिटल जंग में जहां सुपर पावर्स और अरबों डॉलर की कंपनियां, टेक कंपनियां अपनी बालादस्ती के लिए एआई के फील्ड में एक दूसरे से लड़ रही हैं, एनवीडिया एक खामोश लेकिन ताकतवर खिलाड़ी है। लेकिन क्या ये कंपनी वाकई इस जंग में गैर जानिबदार रह सकती है? ख़ास तौर पर जब अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारत और टैरिफ की एक जंग अपने उरूज पर है। आज हम जानेंगे एनवीडिया की कहानी, इसके बानी जेनसेन हुआंग की जिद्दोजहद और इस यूएस और चाइना की ये जो तनाज़ा है, जो टैरिफ की जंग है, इसके पस मंज़र में इस कंपनी का मुस्तकबिल क्या हो सकता है और इस तनाज़े के इस कंपनी पर क्या असरात हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हुजूर, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर मैं ये कहूँ कि आज का दौर एआई का दौर है तो ये बेजाना होगा। और एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ना सिर्फ सनतों को, मईशत को, तालीम को और मीडिया को बदल रही है, बल्कि जो मुलाजमतों की मार्केट है उसको भी एक नई शक्ल दे रही है। लेकिन इस इनकलाब के पीछे सबसे अहम कंपनी एनवीडिया है। क्यों? उसकी वजह यह है कि ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स जो कि एआई नेटवर्क्स का दिल हैं, उनका दिमाग है, वो एनवीडिया बनाती है। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? ये ख़ास किस्म का चिप है जो बड़े पैमाने पर पैरेलल कंप्यूटिंग कर सकता है, मतवाज़ी कंप्यूटिंग कर सकता है। यानी ये एक साथ हज़ारों छोटे छोटे काम सर अंजाम दे सकता है। आज हम कह सकते हैं कि जिस दौर में हम जिंदा हैं वो एआई का दौर है, मसनूई ज़हानत का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ सनतों को, मईशत को, तालीम को और मीडिया को बदल रही है, बल्कि मुलाजमतों पर भी इसका गहरा असर हो रहा है। और जो मार्केट है मुलाजमतों की, उसको भी एक नई शक्ल दे रही है। बहुत सी ऐसी मुलाजमतें हैं जो कि अगले 5 साल में रिडंडेंट हो जाएंगी
जिस के लिए शायद इंसान दरकार ही ना हो, लोग सिर्फ और सिर्फ AI से काम लें। लेकिन इस इनकलाब के पीछे सबसे अहम कंपनी एनवीडिया को करार दिया जाता है। उसकी वजह, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वो हार्डवेयर जो इस AI को चलाने के लिए ज़रूरी है, वो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट GPUs एनवीडिया बनाती है, जो AI नेटवर्क्स को उनका दिल है और उनको ट्रेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल GPU एक ख़ास किस्म की चिप है जो बड़े पैमाने पर पैरेलल कंप्यूटिंग कर सकती है, यानी एक साथ हज़ारों छोटे छोटे काम अंजाम दे सकती है। और AI मॉडल्स जैसे कि ChatGPT या DeepSeek को तरबियत देने और चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। जो हमारे CPUs, जो नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं, हमारे आम कंप्यूटर्स के दिमाग होते हैं, वो CPUs इतने सारी इंस्ट्रक्शंस को एक साथ पैरेलली प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती। इसी वजह से ये काम GPUs से किया जाता है, मसलन तेज़ी से AI को तरबियत देने का काम हो। और इसी की बदौलत आप कह सकते हैं कि एनवीडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है, क्योंकि वो इस शोबे में बाकी तमाम दुनिया से आगे है। आप ये समझ लीजिए दरअसल कि AI एक बच्चे की तरह पहले आपको AI को सिखाना पड़ता है, आपको बहुत सी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, AI को बताना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं, मॉडल्स को ट्रेन किया जाता है, और ट्रेन करने के बाद उसको ये पता चल जाता है कि ये सवाल का जवाब ये हो सकता है, ये सवाल का जवाब ये हो सकता है। और इसीलिए जब उसको कुछ सवालात दिए जाते हैं तो वो एक साथ बहुत सी प्रोसेसिंग्स पैरेलली छोटे छोटे काम साथ साथ हो रहे होते हैं। और ये इतनी पावर जो है, ये एक नॉर्मल कंप्यूटर के CPU में वो हैंडल नहीं कर सकता। इसी वजह से हम GPU से काम लेते हैं और हम अपने AI मॉडल्स को इसके थ्रू ट्रेन करते हैं। एनवीडिया हैरत की बात यह है कि इस AI मार्केट का, इस GPU की मार्केट का इसका 90% हिस्सा एनवीडिया के पास है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि इसका मतलब यह है कि दुनिया का जो इनकलाब आया है AI का, मस्नूई ज़हानत का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इसके पीछे जो हार्डवेयर है वो 90% सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और उसका नाम है एनवीडिया। चाहे मेटा हो, गूगल हो, अमेजॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, सब के सब एनवीडिया की चिप्स इस्तेमाल करते हैं। और इनके साथ साथ DeepSeek और चाइना के बाकी के मॉडल्स, वो भी एनवीडिया की चिप्स ही इस्तेमाल करते हैं। GPUs इतने अहम क्यों हैं AI के लिए? सादा अल्फाज में, ये एक ऐसी चिप है जो ग्राफिक्स को प्रोसेस करने के लिए बुनियादी तौर पर बनाई गई थी, जैसे कि वीडियो गेम्स में शानदार तस्वीर के लिए। दरअसल एक तस्वीर, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा होता है, वो हैवी फाइल होती है, और उसको प्रोसेस करने के लिए ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। बेसिकली जो GPU है उसको बनाया इसलिए गया था कि तस्वीरों को और वीडियोस को बेहतर और शानदार बनाया जा सके। जैसे कि वीडियो गेम्स में जो तस्वीर हैं उनकी रेजोल्यूशन बेहतर करने के लिए, और आपको एक ऐसा इफेक्ट देने के लिए कि ऐसे लगे कि जैसे ये तस्वीर वाकई हकीकत के करीब तरीन है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये बहुत सारे काम बैक वक्त एक साथ पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू कर सकती है, और ये AI की बुनियादी ज़रूरत है। क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स जो कि AI के पीछे काम कर रहे होते हैं, जो मैंने आपको जैसे कि बताया कि आपको एक बच्चे की तरह सिखाना पड़ता है, न्यूरल नेटवर्क्स बेसिकली आपकी डिसीजन मेकिंग, ये सवाल किया गया है, इस तरीके से इसका एक हल हो सकता है, इस तरीके से हल हो सकता है, और फिर खुद ही उसके थ्रू अपना नेविगेट करके रास्ता और आपको किसी एक जगह पर लेके जाना, ये तमाम जो कैलकुलेशंस हैं, इनको हल करने के लिए आपको GPUs की प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत होती है। और एनवीडिया ने दरअसल अपने GPUs को प्रोग्रामेबल बना दिया, यानी उन्हें ग्राफिक्स के लिए, डेटा साइंसेस के लिए, AI के लिए और सुपर कंप्यूटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसने एनवीडिया को AI के इनकलाब का एक लीडर बना दिया। आइए अब जरा एनवीडिया की कहानी भी जान लेते हैं। ये कंपनी कैसे बनी, कब बनी और इतनी बड़ी कैसे हुई। एनवीडिया की बुनियाद 1993 में रखी गई थी, और इसके बानी जेनसेन हुआंग, क्रिस मेलचौस्की और कर्टिस प्राइम हैं। ये तीनों एक डाइनर में मिले
اور जो कि एक आम सा रेस्टोरेंट था जहां पर उन्होंने सिर्फ $40,000 से ये कंपनी शुरू करने का फैसला किया। जेनसेन हुआंग जो आज एनवीडिया के सीईओ हैं, दरअसल उनका ताल्लुक ताइवान से है। वो सन 1963 में ताइवान के शहर ताइनान में पैदा हुए। जब वो 5 साल के थे उनका ख़ानदान थाईलैंड चला गया और फिर 1972 में वो अमेरिका मुंतकिल हो गए। जेनसेन ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तालीम हासिल की और AMD और LSI लॉजिक जैसी कंपनियों में काम किया। शुरू में एनवीडिया ने वीडियो गेम्स के लिए ग्राफिक चिप्स बनाए। आपको मजे की बात बताऊं कि ज्यादातर जो ग्राफिक कार्ड्स हैं, ये जो तस्वीरें या ये वीडियोस जो मेरी भी आप तक पहुंच रही है, हमारे कंप्यूटर में भी जो ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है वो एनवीडिया का ही है। आपको ज्यादातर जो वीडियोस दिखाई देती हैं, जितनी भी पॉडकास्ट आप सुनते हैं, ये वीडियोस देखते हैं, इन सब में जो ग्राफिक कार्ड्स लगे होते हैं, जो GPUs लगे होते हैं, वो एनवीडिया कंपनी के ही होते हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एनवीडिया ने शुरू में उन्होंने वीडियो गेम्स के लिए ग्राफिक चिप्स बनाए और वीडियोस को एडिट करने के लिए ग्राफिक चिप्स बनाए। उनका पहला प्रोजेक्ट NV1 था जो बुरी तरह नाकाम रहा और कंपनी दिवालिया होने के करीब थी, लेकिन जेनसेन ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सन 1999 में GeForce 256 के नाम से एक नया GPU लॉन्च किया, जिसे दुनिया का पहला GPU कहा जाता है। और इसके बाद ग्राफिक प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग और गेम से आगे निकलकर उन्होंने 2006 में CUDA या CUDA मुतारिफ कराया, जो एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसने GPUs को AI के लिए काबिल प्रोग्राम बना दिया। आज एनवीडिया ना सिर्फ गेमिंग और AI GPUs बनाती है, बल्कि गाड़ियों, हेल्थ केयर और सुपर कंप्यूटिंग के लिए चिप्स भी तैयार करती है। 2024 की मार्केट वैल्यू में एनवीडिया $13 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यू से उसकी ज़्यादा हो चुकी थी, जो इसे दुनिया की सबसे कीमती तरीन कंपनियों में से एक बनाती है। ये एक ज़बरदस्त सफ़र है, एक छोटे से डाइनर में बैठकर $40,000 से $3 ट्रिलियन तक की मालियत का। अब सवाल ये है कि एनवीडिया कौन कौन सी चिप्स बनाती है और ये कहाँ कहाँ बनती हैं, और दुनिया में उसके जो डिफरेंट आप देखते हैं, चैटबॉट्स देखते हैं, टूल्स देखते हैं, वहाँ पर जो चिप्स यूज़ हो रही हैं एनवीडिया की, वो बनती कहाँ पर हैं और उसके कौन कौन से मॉडल्स एनवीडिया किस किस मुल्क को देता है और उसके पीछे रीजंस क्या हैं। एनवीडिया दरअसल चिप्स खुद नहीं बनाती, उनका डिज़ाइन तैयार करती है और मैन्युफैक्चरिंग ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी TSMC जैसे पार्टनर्स को आउटसोर्स करती है। ज़्यादातर चिप्स TSMC ताइवान में बनते हैं, लेकिन अब अमेरिका में भी एनवीडिया फैक्ट्रियां बना रहा है, ख़ास तौर पर एरिज़ोना में। एनवीडिया की चिप्स की कई इकसाम हैं, जैसे कि GeForce RTX, ये गेमिंग और क्रिप्टो माइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। A100 या H100 ये डेटा सेंटर्स के लिए इस्तेमाल होता है और AI की तरबियत के लिए ताकतवर तरीन चिप समझी जाती है। इसके अलावा ब्लैकवेल और रूबिन ये नई चिप्स हैं जो 2025 में AI की नेक्स्ट जनरेशन के लिए और उसके बाद उसमें डेवलप की जा रही हैं और उसके बाद ये मार्केट में आएंगी। इसके अलावा ड्राइव थॉर है जो खुदकार गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके बाद H20 है जो कि निस्बतन कम ताकतवर है और ये ख़ास तौर पर चीन के लिए बनाई गई थी ताकि अमरीकी पाबंदियों की तामील हो सके। H20 चिप दरअसल ख़ास तौर पर एनवीडिया के लिए बहुत अहम है। वो इसलिए क्योंकि इसे एनवीडिया ने 2022 की अमरीकी पाबंदियों के बाद बनाया था, जब उनकी ज़्यादा ताकतवर चिप्स जैसे कि H100 है, उनकी चीन में फ़रोख्त को बैन कर दिया गया था और बाइडन हुकूमत ने यह कहा था कि हम ये नहीं चाहते कि आप टॉप ऑफ द लाइन चिप्स चाइना को बेचें, क्योंकि अमेरिका चीन की AI के फील्ड में तरक्की से थ्रेटन फील कर रहा था। इसी वजह से H20 चिप्स को बनाया गया, लेकिन ये फिर भी इतनी ताकतवर ज़रूर हैं कि AI की तरबियत के लिए काफ़ी हैं और चीनी कंपनियों ने
यही चिप इस्तेमाल की, जैसा कि टेंसेंट ने की, अली बाबा ने और बाइटडांस ने। इन सब ने H20 चिप्स को ही इस्तेमाल करते हुए, और इवन डीप सीक ने भी इन्हीं चिप्स को इस्तेमाल करते हुए अपने AI के टूल्स डेवलप किए हैं। ये चिप चीन के लिए बहुत अहम है। जैसा कि मैंने बताया कि डीप सीक जैसा वो एक चैटबॉट ले आए, वो एक ऐसा टूल ले आए जिसने कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, और ओपन AI जैसी जो कंपनी है जो कि मार्केट लीडर थी, उसकी जड़ें तक हिला दी। 2022 की अमेरिकी पाबंदियां तो किसी न किसी तरीके से एनवीडिया ने संभाल ली, और उसका एक हल निकाल कर वो तमाम पाबंदियां जो अमेरिकी हुकूमत ने लगाई थी कि आप इससे ज़्यादा एडवांस चिप्स चाइना को नहीं बेच सकते, तो एनवीडिया ने एक नई चिप डिज़ाइन की जो कि मैंने आपको बताया H20 है, और किसी न किसी तरीके से मामले को बचा लिया। लेकिन अब मामला मुख्तलिफ हो चुका है। चाइना और अमेरिका एक दूसरे के सामने आ खड़े हुए हैं, और टैरिफ और ट्रेड की ये जंग अब खुलेआम एक दूसरे के आमने सामने हो रही है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कि द कैट इज आउट ऑफ द बैग। अब ये कोई ढकी छुपी जंग नहीं रह गई, अब दोनों फरीक एक दूसरे के सामने खड़े हैं, आंखों में आंखें डालकर, और एक दूसरे से ये जंग मैदान में लड़ रहे हैं। और एनवीडिया अपने आप को इस पूरी जंग के बिल्कुल मरकज में खड़ा पाता है, राइट एट द हार्ट ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, राइट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट वी सी एनवीडिया। वो किस तरीके से, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल देखना यह है कि अमेरिका और चीन की जो इनके दरमियान एक तिजारत और टैक्स की जंग है, इसका एनवीडिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। चीन जो कि एनवीडिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, और 2024 में एनवीडिया ने $17 बिलियन की आमदनी चीन से कमाई थी, जो इसकी कुल आमदनी का तकरीबन 20% हिस्सा था। इससे ये मालूम पड़ता है कि $17 अरब की मार्केट है एनवीडिया के लिए चाइना। लेकिन अब अमेरिकी पाबंदियों की वजह से ये हिस्सा अब घटकर 10% रह गया है, और अगर ये जंग जारी रहती है तो माहिरीन ये कह रहे हैं कि यह हिस्सा सिर्फ 0 भी रह सकता है। दरअसल 2025 में सदर ट्रंप की इंतजामिया ने H20 चिप जो थी उसकी भी चीन को फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। चीन की बड़ी कंपनियां, उन्होंने $16 बिलियन से $18 बिलियन तक की पहले से ही ऑर्डर्स दे रखे हैं एनवीडिया को H20 चिप के। अब ये ऑर्डर्स पूरे नहीं हो सकेंगे। एनवीडिया का कहना है कि उसे $5.5 बिलियन का नुकसान हो सकता है। उन्हें इस सूरत हाल से निपटने के लिए दो तरफा हिकमत अमली अपनानी पड़ रही है। यानी कि एक तरफ जेनसन चीन जाकर आला हुकाम और कंपनियों से जैसे कि डीप सीक और बाकी लोगों से, उनके बानियों से मिल रहे हैं, और वो उनको यकीन दिला रहे हैं कि वो एक नई चिप तैयार कर रहे हैं जो नई अमरीकी पाबंदियों के मुताबिक होगी, जो उनको कंप्लाई कर रही होंगी जो नई अमरीकी पाबंदियां हैं, और चीन की मार्केट की तलब को भी पूरा करती रहेंगी। दूसरी तरफ जेनसन ने अमरीका में ट्रंप इंतजामिया से लॉबिंग शुरू कर दी हुई है। उन्होंने ऐलान किया है कि अमरीका में $500 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे। एनवीडिया अमरीका में $500 बिलियन की सरमायाकारी करेंगे ताकि 2 सुपर कंप्यूटर की फैक्ट्रियां बनाई जा सकें अमरीका में। ट्रंप ने इसे अमरीकी मैन्युफैक्चरिंग की बहाली करार दिया है और इसे एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि चीन जिस तरीके से अब ब्लैकमेल हो रहा है, क्या वो ब्लैकमेल होता रहेगा? चीन इसका कोई रद्द अमल दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दरअसल चीन ने खुलकर तो कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन सुनने में यह आ रहा है कि वो अपनी खुद मुख्तारी के लिए काम जारी रखे हुए हैं, और उनकी चीन की कंपनियां जैसे कि हुआवे है, वो अपने AI चिप्स बना रही हैं। अगरचे वो एनवीडिया के मुकाबले में बहुत कम ताकतवर हैं, लेकिन चीन की हुकूमत ने कहा यह जा रहा है कि दरे पर्दा अपनी टेक कंपनियों को हिदायत दे रखी है कि वो जिस हद तक मुमकिन हो अपनी मकामी चिप्स इस्तेमाल करें,
تاکہ انویڈیا پر انحصار کم سے کم ہو سکے. اور اگر یہ جاری رہا جس طریقے سے پریشرائز کر رہے ہیں امریکن چائنیز کو، تو لگتا یہ ہے کہ بہت جلد چائنا اس پریشر میں ایسی اے آئی چپس بنا لے گا جو کہ انویڈیا کی اے آئی چپس کا، ان کے جی پی یوز کا متبادل ہو سکیں گی. اب اس بات پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں کہ ان تمام یہ جو ایک جنگ ہے اور یہ ساری رسا کشی چل رہی ہے، یہ بیسیکلی اس لیے چل رہی ہے کہ اے آئی کے فیلڈ میں سپریمیسی کس کی ہوگی، کس کی اجارہ داری ہوگی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت کے اوپر. اب ایسے میں جینسن ہوانگ، جس کے لیے امریکہ بھی ایک خریدار ہے اور چین بھی ایک خریدار ہے، اس کے لیے یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے. اور جینسن ہوانگ تو لگتا کچھ ایسے ہے کہ ایک سفارت کی طرح ان کو کام کرنا پڑ رہا ہے. وہ ایک مشکل صورتحال میں اس وقت پڑ چکے ہیں. وہ خود کو ایک غیر سیاسی شخص کہتے ہیں، لیکن حالات نے انہیں سیاسی میدان میں لا کھڑا کیا ہے. وہ چین میں جا کر حکام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، تعاون کے وعدے کر رہے ہیں، تو دوسری طرف وہ ٹرمپ سے مل کر امریکی سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بات کر رہے ہیں. لیکن یہ آسان نہیں ہے. اگر چین کا بازار انویڈیا پر مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے تو اسے اربوں ڈالر کا نقصان ہوگا. اور اگر چین نے اپنے چپس تیار کر لیے تو انویڈیا کی اجارہ داری خطرے میں پڑ سکتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا جینسن اس توازن کو برقرار رکھ پائیں گے؟ یہ مشکل دکھائی دیتا ہے. لیکن تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ جینسن نے انویڈیا کو مشکل حالات میں سے باہر نکالنے کے لیے ہمیشہ بڑے فیصلے کیے ہیں اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے ہیں. اور اب جب کہ انویڈیا ایسی مشکل صورتحال میں پھنس گئی ہے، لگ یہ رہا ہے کہ وہ گھبرا نہیں رہے بلکہ دو طرفہ اسٹریٹجی اپنا کر اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ نئی ٹیکنالوجیز جیسے کہ بلیک ویل ہے، الٹرا ہے اور روبن چپس ہیں، وہ ان پر بھی کام کر رہے ہیں. اب یہ جنگ صرف ٹیکنالوجی کی نہیں رہی، یہ سیاست اور معیشت کی جنگ بھی آ گئی ہے. دراصل جو ٹرمپ کارڈ ہے اس سب کھیل میں وہ ٹرمپ کے پاس ہے، اور ان کی پالیسیاں کیا ہوں گی یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ چائنا کا اے آئی ٹیکنالوجی میں جو چپس کی ایولیوشن ہے وہ کتنی تیز ہوتی ہے. کیونکہ جب ان کے اوپر پریشر پڑے گا، مجبوری آئے گی، تو وہ اپنی گروتھ کو بہتر، اپنی ایولیوشن کو، اپنی چپس کو ڈیولپ کرنے میں زیادہ اس پر فوکس کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ انویڈیا کو کتنا نقصان ہوتا ہے، کیا اس کی اجارہ داری قائم رہے گی نہیں رہے گی، یہ سب کا بھی انحصار ٹرمپ کے مستقبل کے فیصلوں پر ہوگا. یہ یقینی طور پر ایک بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے. ایک طرف ایک اے آئی کا انقلاب ہے اور دوسری طرف تجارت کی جنگ میں پھنسا ہوا انویڈیا اور جینسن ہے. یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ابھی جاری ہے اور ہمیں اس کے نتائج معلوم نہیں ہیں. لیکن اس ساری صورتحال پر نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے. یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آج کی دنیا میں، آج کے دور میں جو کہ اے آئی کی دنیا ہے، اس کو کنٹرول کون کون کر رہا ہے، اور یہ جو ٹیرف اور ٹریڈ کی جنگ ہے یہ کس طریقے سے ٹیکنالوجی اور اے آئی کی جنگ میں بھی تبدیل ہو رہی ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جنگ کسی ایک ڈائمنشن تک محدود نہیں رہے گی، یہ بہت سی سمتوں میں ایک ساتھ چلنی شروع ہو جائے گی. تو حضور یہ ایک نیا میدان جنگ ہے کہ اے آئی میں کون راج کرے گا، چائنا یا امریکہ. فی الحال کیونکہ جو اس کا دل ہے، اس کا دماغ ہے، جی پی یوز ہیں، وہ چپس کیونکہ انویڈیا بناتا ہے اور انویڈیا امریکہ کی اس کو سننی پڑتی ہے کیونکہ کمپنی امریکن ہے، اس لیے ٹرمپ کا پتہ فی الحال ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن کتنی دیر؟ آپ بھی دیکھیے، ہم بھی دیکھتے ہیں. امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.